मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ क्लास 9th के लिए इससे बढ़िया टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि मैं तुम्हें 2 टाइम टेबल बताऊंगा। जितने भी तुम्हारे मॉड्यूल है, जितने भी तुम्हारे टेस्ट है, जितने भी तुम्हारे नोट्स है, तीनों चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करूंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भैया हमें ना स्कूल में इतना होमवर्क मिल जाता है, कोचिंग में इतना होमवर्क मिल जाता है कि हमें ना सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता और इसकी वजह से ना बहुत सारे बच्चों का ना बैकलॉग हो जाता है। देखो यार, सबसे पहले तो ना एक सिंपल सी चीज समझ लो कि जो तुम्हारा पेपर बनता है ना, एक रूल बताता हूं, अगर तुमने वो रूल समझ लिया ना, ये समझ लो कि तुम कम मेहनत करके भी, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्लास 9th के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए ना आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता कि तुम 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ो। अगर तुम समझदारी से स्मार्ट वर्क भी करोगे ना, अगर तुम डेली का 1-1 घंटा भी दोगे, पहले तो मेरे को प्रॉमिस करो, यस भैया आप जो जो चीजें इस वीडियो में बताओगे ना, सारी की सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। पहली चीज तो ये समझ लो, मेरे खुद क्लास 9th के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं। मैं खुद क्लास 10th का सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। क्लास 12th के अंदर मेरे 98.6 परसेंटेज आए हुए हैं। तो मेरे को एग्जैक्ट चीजें पता है कि कहां से तुम्हारा पेपर बनेगा, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे कहां पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे पहले ना एक रूल समझ लो, 80-20 रूल, कि तुम्हारा जो पेपर बनता है ना, उस पेपर के अंदर 20% कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, सिर्फ आपके 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से आपका 80% पेपर बनेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो चीजें पढ़ते रहेंगे जिसमें से क्वेश्चन पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो 20% टॉपिक है ना, ये आपको पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि इन 20% टॉपिक में से ये आपका 80% पेपर बनाया जाता है। समझ गए? ये चीज समझ गए ना? अब देखो इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम क्या है कि भैया हमें ना स्कूल में इतना होमवर्क मिल जाता है, कोचिंग में इतना होमवर्क मिलता है कि हमें ना सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता। और बहुत सारे बच्चों का एक और प्रॉब्लम है कि भैया जब हम होमवर्क करेंगे ना और जब हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बैकलॉग हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ना आपकी जितने भी प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। ये 80-20 रूल समझ गए? हाँ भैया समझ गए भैया। लेकिन ये जो 20% टॉपिक है, ये हमें पता कैसे चलेंगे? टेंशन मत लो, अगली वीडियो के अंदर ये जो आपके 20% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज तो बताऊंगा ही बताऊंगा, चैप्टर वाइज मैं आपको अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे तुम्हारे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, हर सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर 2 टाइम टेबल बताऊंगा। पहले टाइम टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल वाली चीजें आपको कैसे पढ़नी है। दूसरे टाइम टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसको कैसे मैनेज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी वीडियो की कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है और कहां से करनी है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन सबसे पहले तो यार कमेंट कर दो, यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना, सारी की सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। सबसे पहले देखो, मैं ना बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, बच्चों को ना ये बिलीव ही नहीं होता कि मैं अच्छे नंबर लेके आ सकता हूं। भैया हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं क्या? सच में मैं पास हो सकता हूं क्या? मेरे 95+ मार्क्स आ सकते हैं? बच्चों को बिलीव ही नहीं होता। तो पहले तो जल्दी से कमेंट में लिखो, यस मैं अच्छे नंबर लेके आ सकता हूं और मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा। दुनिया में जितनी भी लड़ाई जीती गई है ना, वो पहले मन से जीती गई है। बैटलफील्ड पे बाद में जीती जाती है। अगर तुम्हारा मन ही आ रहा हुआ है, अगर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये है कि तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे कभी भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। पहले माइंड में ये क्रिएट करो कि यस मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे और मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं और मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तो पहले तो ये चीज है ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है? और मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूं, इस वीडियो को आगे वही बच्चा देखे जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है। अगर आप इस वीडियो को टाइम पास करने के लिए देखने आए हो ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप इस वीडियो को यहीं पे बंद करके चले जाओ। अगर तुम अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो और अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को आगे देखना, वरना जो टाइम पास वाले बच्चे हैं उनकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? चलो सबसे पहले देखो टाइम टेबल नंबर 1 कि भैया हम जो स्कूल वाली चीजें इसको कैसे मैनेज करें। सबसे पहली चीज ये समझ लो कि आपको स्कूल में जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है, देखो स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होती है ना, वो कभी भी वन शॉट लेक्चर की तरह नहीं होती। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है कि 4 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, आपने 4 घंटे का लेक्चर देख लिया, आपका भी चैप्टर खत्म हो गया। स्कूल में वन शॉट की तरह नहीं पढ़ाया जाता कि टीचर आएगा एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म करके चला जाएगा। ऐसा होता है नहीं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब टीचर आता है ना, वो आपको फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 आपके स्कूल के अंदर स्कूल में चल रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है? तो अब जो टीचर है वो क्या करेगा, पहले दिन
2 टॉपिक कराएगा, फिर अगले दिन हो सकता है छोटे टॉपिक है तो 3 टॉपिक करा दे, फिर हो सकता है बड़ा टॉपिक है तो 1 टॉपिक करा दे। तो टॉपिक वाइज चीजें चलती है स्कूल के अंदर, है ना। और स्कूल का जो सिलेबस होता है वो हमेशा ट्यूशन के कंपैरिजन में लेट खत्म होता है। स्कूल का जो सिलेबस होगा ना वो ये मान के चलो आपका नवंबर या दिसंबर के अंदर स्कूल में खत्म होगा, ठीक है। अब जो भी चीजें आपको स्कूल के अंदर पढ़ाई गई है, फॉर एग्जांपल मान लो चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मान लो जैसे आज मंडे है, ठीक है, मंडे वाले दिन है ना तुम्हारे स्कूल में मान लो चैप्टर नंबर 3 के 2 टॉपिक करवा दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्कूल से आते ही पहली चीज तो रिवीजन नहीं करनी, ठीक है। मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आए लंच वगैरह करेंगे और लंच करने के बाद सीधा क्या करेंगे, जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना शुरू कर देंगे। उसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी तुम 5-6 घंटे स्कूल में देख के आए हो, स्कूल वाली चीजें घर पे आते ही नहीं पढ़नी, समझ गए पहली चीज। तो भैया हम रिवाइज कब करेंगे, रिवाइज कब करना है, रिवाइज आपको करना है अगले दिन सुबह। जैसे मंडे को जो जो चीजें आपको पढ़ाई गई है ना वो आपको क्या करना है, ट्यूसडे वाले दिन जब अगले दिन तुम स्कूल में जाओगे तो सुबह जल्दी उठ के आपको क्या करना है, सिर्फ 20 से 30 मिनट निकाल के जो भी चीजें आपको स्कूल के अंदर पढ़ाई गई है ना वो आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है, बस। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, आज मंडे वाले दिन मैथ में तुम्हें मान लो 10 क्वेश्चन करा दिए, साइंस में मान लो तुम्हें 2 टॉपिक करा दिए, एसएसटी में मान लो तुम्हें 3 टॉपिक करा दिए। जितनी भी चीजें आज कराई है ना वो आप अगले दिन सुबह उठ के क्या करोगे, 20-30 मिनट निकाल के रिवाइज करोगे। पहली चीज समझ में आ गई, हाँ भैया ये कर लेंगे। और ये चीज है ना आपको डेली करनी है, ये आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ये चीज स्किप कर दी फिर यहीं से आपका जो बैकलॉग है ना वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्कूल में कराया जाएगा ना वो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। दूसरा टाइम टेबल देखो, अब ना 2 टाइप के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्यूशन लगवा रखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगवा रखा होगा, ठीक है। अब पहले केस में वो बच्चे लेते हैं जिन्होंने ट्यूशन लगवा रखा है और दूसरे केस में वो बच्चे लेते हैं जिन्होंने कोई भी ट्यूशन नहीं लगवा रखा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने कोई ट्यूशन या कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है। अब देखो जो आप सेल्फ स्टडी करोगे ना ये आपको क्या करना है, ये आपको 1 से 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, बस। ये आप डेली बेसिस पे करोगे, ठीक है। अगर संडे है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको 2 से 3 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे आप है ना क्या करोगे, 1 से 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी के लिए टाइम आप डेली निकालोगे। अब देखो जो ट्यूशन का जो सिलेबस होता है, पहली चीज तो देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हम जो सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि कई बच्चों के साथ क्या होता है कि स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, ट्यूशन में अलग चैप्टर चल रहा है, ऑनलाइन बैच में अलग चैप्टर चल रहा है। पहले तो ये डिसाइड करो आपको बेटर किससे समझ में आ रहा है, ऑनलाइन बैच में अच्छे से समझ में आ रहा है, ट्यूशन वाले टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है, या स्कूल में अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले तो तुम डिसाइड करो जिस टीचर का तुम्हें बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, सेल्फ स्टडी तुम्हें उसके हिसाब से करनी है। अगर तुम है ना स्कूल के हिसाब से भी सेल्फ स्टडी करोगे, ट्यूशन के हिसाब से करोगे तो ना खिचड़ी पक जाएगी। सिंपल डिसाइड करो कि कौन से टीचर का तुम्हें अच्छे से समझ में आता है और फिर उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, डेली बेसिस पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। देखो हमारा जो गोल है ना वो ये नहीं है कि मेरे को क्लास टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। तुम्हारा जो बिगर गोल है वो ये है कि क्लास 9 का जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसके अंदर मेरे अच्छे नंबर आए। वो चाहे तुम्हारे स्कूल टीचर की वजह से आए, ट्यूशन टीचर की वजह से आए या मेरी वजह से आए, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए। समझ गए। तो जिस टीचर का तुम्हें अच्छे से समझ में आता है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डेली का 1 से 1.5 घंटा निकाल के आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो तुमने मान लो ट्यूशन लगवा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने 500 के 500 सब्जेक्ट का ट्यूशन लगवा रखा है। हद मार के आपने मैथ या साइंस का लगवा रखा होगा, या और हद मार लो तो मैथ साइंस एसएसटी का लगवा रखा होगा, हिंदी इंग्लिश का तो कोई नहीं ट्यूशन लगवाता है। तो जिस सब्जेक्ट का आपने ट्यूशन लगवा रखा है उसकी तो तुम्हें समझ में आ गया कि मेरे को डेली बेसिस पे जिस टीचर का अच्छे से समझ में आता है उसके हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन अगर मान लो जैसे आपने हिंदी या इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट का अगर आपने ट्यूशन नहीं लगवा रखा तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको अपने पर्सनल टारगेट बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट बना लिया कि मैं ना इन सब्जेक्ट का मिनिमम 1 महीने में 2 चैप्टर तो खत्म करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अगर छोटे चैप्टर हैं, इजी चैप्टर है तो आप इस टारगेट को 2 की जगह 3 भी बना सकते हो। अगर मुश्किल चैप्टर है, बड़े चैप्टर तो आपने टारगेट ले लिया कि भाई फॉर एग्जांपल हिंदी में आपको क्या करना, महीने के 2 चैप्टर आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके अच्छे से समझ आनी चाहिए। देखो मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं कि ज्यादा मत करो, कम करो लेकिन ढंग से करो। चाहे कम चैप्टर पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि उन चैप्टर में से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप बहुत सारे चैप्टर कर लोगे और सारे के सारे चैप्टर कच्चे पक्के हो रखे हैं, फिर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है। एटलीस्ट तुम्हें पता तो होगा कि यार मेरे को ना कम चैप्टर आते हैं, लेकिन इन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मैं अटेम्प्ट कर लूंगा और मेरे नंबर नहीं कटेंगे। वो इंपॉर्टेंट है।
समझ गए मेरी बात। लेकिन जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लगवा रखा, इनको क्या करना है, इन बच्चों को ना सिंपल आपको एक टारगेट लेके चलना है। देखो जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लगवा रखा ना, इनके पास कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम है, क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ट्यूशन का होमवर्क होता है, ट्यूशन जाने में आने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लगवा रखा ना, इनके पास एक एडवांटेज है कि इनके पास ज्यादा टाइम है, ठीक है। तो अब इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना, इसको भी यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करोगे, यहां पे आपको टारगेट लेके चलना है कि मैं ना हर सब्जेक्ट के अंदर महीने में 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगा बाय सेल्फ स्टडी। फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर आपने क्या सेट कर लिया कि मैं एक हफ्ते के अंदर एक चैप्टर करूंगा, ठीक है। तो 4 हफ्ते हैं, तो आपके साइंस में कितने चैप्टर हो जाएंगे, 4 चैप्टर हो जाएंगे। एसएसटी में आपके मान लो 4 चैप्टर हो गए। लेकिन मैं आपको एक टारगेट दूं, यहां पे मैं आपको एक टारगेट देता हूं, यहां पे ना सिंपल सा टारगेट लेके चलो। महीने में ना साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल तुम क्या करोगे, साइंस के अंदर है ना एक महीने के अंदर तुम्हें 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि 1 चैप्टर पर वीक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो तुम कैसे डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल अगर बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन, पहले 3 दिन तुम क्या करोगे, इस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले दिन तुमने क्या करा, पहले 2 दिन तुमने फॉर एग्जांपल उस चैप्टर का, पहले 2 दिन तुमने क्या करा, उस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देख लिया, ठीक है। फिर तीसरे दिन तुमने क्या करा, उस चैप्टर की जो एनसीईआरटी है वो आपने रीड कर ली। फिर जो चौथा दिन आएगा ना, चौथे दिन तुमने क्या करा, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, चाहे वो इन टेक्स्ट हो चाहे वो बैक एक्सरसाइज हो, वो तुमने सोल्व कर दी। तो तुम्हारे कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। देखो अगर कोई छोटा चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उस चैप्टर का जो 1 शॉट लेक्चर है वो आप एक दिन में खत्म कर लेना। लेकिन अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन ले लेना, और तीसरे दिन क्या करना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। चौथे दिन उस चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो कर लेना, और उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम्हें करनी है प्रैक्टिस। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम प्रैक्टिस करने से पहले रिवीजन करें, नहीं। ऑलरेडी आपने ताजा वो चैप्टर करा है, उस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करी, तो ऑलरेडी तुम्हें चैप्टर आता है। जब तुम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो रिवीजन आपकी अपने आप होती रहेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो जब ये चीज हो जाए इसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो तुमने कर ली, स्पेशली मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्पेशली मैथ और साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको ना अलग नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज है ना मैं बहुत सारे बच्चों को बता के थक चुका हूं कि जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे। उसके लिए प्लीज आप कोई भी पब्लिकेशन का एक ढंग की किताब ले लो। एक एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी है, ठीक है, जो आपकी एक्सप्लोरेशन है या जो आपकी गणिता मंजरी है वो तो तुम्हें करनी है। उसके साथ है ना एक ढंग का क्वेश्चन बैंक ले लो जिसके अंदर जो आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, जो आपके रियल लाइफ वाले क्वेश्चन है, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है, जो तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, और जो तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे नए टाइप के क्वेश्चन उस बुक के अंदर होनी चाहिए। और प्लीज एक ऐसी बुक लेना जिसके अंदर ये क्वेश्चन तो हो, साथ में आपको ना एक सैंपल पेपर भी दे रखा हो, ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर होना बहुत जरूरी है। देखो तुम्हें सिलेबस आता है, तुम्हें क्वेश्चन आते हैं, मैंने मान लिया, लेकिन उन क्वेश्चन को पेपर के अंदर अटेम्प्ट कैसे करके आना है ना, वो कैसे समझ में आएगा जब तुम सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे। तो प्लीज एक ऐसी बुक लेना जिसके अंदर ये नए टाइप के क्वेश्चन तो हो, साथ में आपको सैंपल पेपर भी मिल जाए। दोनों चीजें जरूरी है ताकि आपको सैंपल पेपर के लिए कोई अलग से बुक लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, समझ गए। तो भैया कौन सी बुक आपको रेकमेंड करना चाहोगे, तो देखो मेरे पास है ना यहाँ पे जितने भी आप पब्लिकेशन के नाम जानते हो ना, सारे के सारे पब्लिकेशन के अलग अलग बुक रखी हुई है, चाहे तुम्हारी टेक्स्ट बुक हो, चाहे तुम्हारी प्रैक्टिस बुक हो, चाहे तुम्हारे क्वेश्चन बैंक हो, सब कुछ, सबको मैंने अच्छे से एनालाइज करा, सबको मैंने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये जो ओसवाल वाली ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, आप देख सकते हो मेरे हाथ में, ये मैथ का क्वेश्चन बैंक है, ये मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक है, मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी आ चुका है, देख सकते हो, और मेरे पास हिंदी का R1, हिंदी का R2 और इंग्लिश, ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक मेरे पास हैं। लेकिन मैं आपको बहुत जेन्युइनली बताता हूं, तुम्हें ये सारे क्वेश्चन बैंक लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इतने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाला मत लेना, ठीक है। हिंदी का जो R1 और R2 है ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि ये किताब खराब है, किताब खराब नहीं है, लेकिन तुम ना सिर्फ एनसीईआरटी भी करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। देखो अगर मेरे को किताब बेचनी होती ना तो मैं बोलता कि तुम सारी की सारी खरीद लो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पैसा वेस्ट हो। यहां पे तुम अपना पैसा बचा सकते हो, ठीक है। और रही बात एसएसटी की, तो ये भी मैंने अच्छे से पढ़ी है, किताब बहुत अच्छी है, बट ये ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल का मतलब भैया अगर तुम्हारी एसएसटी वीक है,
अगर तुम्हें एसएसटी के चैप्टर समझ नहीं आते तो उस केस में आप इस बुक को ले लेना, क्योंकि इसके अंदर है ना आपको एसएसटी के जो नोट्स है ना वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन ऑलरेडी आपकी एसएसटी स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब अगर कोई बुक लेनी है तो सब बुक में ये बेस्ट है। मतलब अगर तुम्हें यह है कि भाई मेरे को तो एसएसटी का कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना है तो उस केस में मैं आपको ये वाला सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी ऑलरेडी एसएसटी बहुत अच्छी है तो ये ऑप्शनल है, मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो मेरे को बुक बेचनी होती तो मैं इसको बोलता कि ये भी ले लो, है ना। लेकिन मैं आपको जो जेन्युइन चीज बता रहा हूं ना, दैट इज कि आपको बस ये दो बुक लेनी है, एक मैथ वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना, एक साइंस वाला ले लेना, बस मोर देन इनफ है। बाकी किताबों में तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे काम चल जाएगा, लेकिन मैथ और साइंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपके प्रैक्टिस बेस्ड है। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा। इन सब्जेक्ट में जब तक तुम्हें कंसेप्ट समझ नहीं आएगा ना काम नहीं चलेगा। और कंसेप्ट कब समझ में आएगा? जब तुम एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन करोगे, समझ रहे हो। तो जब आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हो जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन बैंक में से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उससे क्या होगा, जब आप नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो एक तरीके से आप है ना जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके लिए रेडी हो रहे हो। फाइनल एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारे बच्चे बाद में करते हैं और पछताते हैं। तुम अभी से अपनी जो तैयारी वो शुरू कर दो। और देखो मैं आपको फिर से बोलूंगा, आपकी मर्जी है, आप इन बुक्स को जहां से परचेज करना चाहो वहां से कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ना अपना एफिलिएट लिंक दे रखा है। उससे क्या होगा कि अगर आप उस लिंक से इन बुक्स को परचेज करोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप दो बुक परचेज करते हो, मान लो आपने साइंस वाली परचेज करी तो आपको 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर आप एसएसटी वाली भी परचेज करोगे ना तो आपको टोटल 450 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी मैं आपको फिर से बोल देता हूं, आपकी मर्जी है, जहां से परचेज करना है वहां से कर सकते हो, लेकिन वहां से थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। मेरे लिंक से लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, एफिलिएट लिंक है। क्लियर एवरीवन, समझ गए? तो इन बुक्स को परचेज करने का लिंक ऑलरेडी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये चीज समझ में आ गई। जब आप ओसवाल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये भैया ये प्रैक्टिस हम कितने दिन करेंगे, ये प्रैक्टिस करनी है आपको 2 दिन बस। 4 दिन में आपने इतनी चीजें कर ली, 2 दिन आपने क्या करा, प्रैक्टिस कर ली। और जो आपका संडे आएगा, संडे वाले दिन आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ गए? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एक हफ्ते में आपको क्या करना है, एक चैप्टर का टारगेट लेके चलना है बस। क्लियर, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया हमें इतना समझ में आ गया। अब देखो मैथ के अंदर है ना, मैं बच्चों को कभी भी चैप्टर वाइज टारगेट नहीं देता। यहां पे मैं एक आपको ना टारगेट दे देता हूं। देखो मैथ के अंदर है ना, जैसे साइंस में मैंने आपको बोला कि आपको ना हफ्ते के अंदर एक चैप्टर खत्म करना है। मतलब महीने के अंदर आप कितने चैप्टर खत्म करोगे? 4 चैप्टर खत्म करोगे। मैथ के अंदर मैं कभी भी बच्चों को ना चैप्टर वाइज टारगेट नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैथ इज योर प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट। कुछ चैप्टर छोटे होंगे जिसमें कम क्वेश्चन होंगे। मान लो वो चैप्टर तुमने 3 दिन में खत्म कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बाकी के 4 दिन खाली बैठोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम क्या करोगे, मैथ के अंदर है ना, मैं हमेशा बच्चों को टाइम का टारगेट देता हूं कि आपको क्या करना है, डेली आपको मैथ को ना 45 मिनट का टाइम देना है, जिसके अंदर तुम नए टाइप के क्वेश्चन करोगे। क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है कि जो आपके एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बताया ना, इसके क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। और जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ना, तो आपको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में सोल्व हो जाए उस पर आपको टिक लगाना है, जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सोल्व ना हो उन पे आपको क्रॉस लगाना है, और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े ना, उन पे आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है। इससे होगा क्या, जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएंगे ना, तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि यार इस बुक के अंदर जिन क्वेश्चन पे मैंने टिक लगा रखा है ना, ये मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करोगे, जिन पे तुमने क्रॉस लगा रखा है। क्लियर एवरीवन? इससे क्या होगा कि तुम्हारा ना बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। एक्चुअली देखो इस बुक के अंदर ना बड़े आराम से 2,500 से 3,000 क्वेश्चन है। अब मेरे को ये बताओ, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएंगे, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम 2,500-3,000 क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करो? बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि 1000 क्वेश्चन पे मैंने टिक लगा रखा है, तो ये जो 1000 क्वेश्चन वो आपके ऐसे स्किप हो गए। तुम्हें उन 1000 क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, चाहे तुम्हारे मॉड्यूल हो, चाहे तुम्हारे टेस्ट हो, चाहे तुम्हारे नोट्स हो, तीनों चीजें मैं आपको ना अपने टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? गौरव भैया क्लास 9th एंड 10th। बाकी जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे चाहे तुम्हारे नोट्स हो, चाहे तुम्हारे मॉड्यूल हो, चाहे तुम्हारे टेस्ट हो, तीनों चीजें मैं आपको कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और प्लीज इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा हाइप करो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना हाइप नहीं करते। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करोगे ना, तो इससे क्या होगा, ये जो वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी और इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा हाइप करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इसी टाइप की वीडियो के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।